सबको ऐसा लगता है कि हिंदू सोसाइटी या सनातनी जो सिविलाइजेशन था वो पेट्रियार्कल था, लेकिन सिनौली में हमें एक फीमेल वॉरियर्स। फीमेल वॉरियर का एविडेंस मिलता है। एक बार लगाना सिनौली फीमेल वॉरियर, सो विच शोज दैट अगर मैं उसको ये डांसिंग गर्ल वाले इमेज से जोड़ करके देखूं तो विमेन का जो स्टेटस था वो बहुत ही अपलिफ्टेड था उस समय हमारी सिविलाइजेशन में। एग्जैक्टली और हमने एक चीज इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं की, ऋग्वेद के अंदर फीमेल पोएट्स भी हैं। हम्म Females are also giving their shlokas and their contribution to the corpus. So they were not sidelined from the society. हम्म They were actively part of the yagnas. यज्ञ के अंदर भी जो आपको फीमेल्स हैं वो मिलती हैं। ये सिनौली में ये फीमेल वॉरियर है, ये कैसे पता चलता है? और हमें दो तरह की शील्ड्स मिली हैं, तो यहाँ पे मेल शील्ड और फीमेल शील्ड भी अलग बनाई जाती थी। तो मतलब फीमेल वॉरियर ये कोई अनॉमली नहीं है कि एक मिल गई है। इनकी शील्ड बनाने का तरीका, डेकोरेशंस का तरीका अलग है। जो राइट वाली शील्ड है वो फीमेल है, जो लेफ्ट वाली शील्ड है वो मेल द्वारा यूज की जा रही है। और सिनौली की डेटिंग क्या आती है? 2000 बीसी अभी आ रही है, 2000 टू 2100 बीसी। तो मतलब कि ये मेच्योर हड़प्पन फेज और डिक्लाइन के बीच का ट्रांजिशन है। लेकिन सिनौली को आप एक सेटलमेंट सोचते हो, ये सेटलमेंट नहीं है, ये कब्रिस्तान है। और जो सिनौली है वो भी 5% एक्सकवेटेड है। 3 कब्रें मिली हैं, तीनों के अंदर हमें चैरियट्स मिले हैं, तीनों के अंदर हमें स्वॉर्ड्स मिली हैं, तीनों के अंदर हमें शील्ड्स मिली हैं, तीनों के अंदर हमें पॉटरी मिली है, तीनों के अंदर हमें ग्रेन्स मिले हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि सिनौली जो है वो एक बरियल साइट है, यानी कि वो सेटलमेंट नहीं है, ग्रेवयार्ड है, और उधर हमें जो 3 बॉडीज मिली वॉरियर्स की, जिसमें से फीमेल बॉडी भी और मेल बॉडी भी है, उधर उसके साथ हमें चैरियट्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, उसके साथ हमें ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। तो क्या हमारे बरियल ट्रेडिशन के अंदर इजिप्शियन ममीफिकेशन की तरह इस तरह की चीजें साथ में रखना या बरी कर देना ये एक ट्रेडिशन था क्या हमारे कल्चर में? सो ममिफिकेशन नो, burial tradition with ornaments and possessions yes। लेकिन यहां पे बहुत स्पेसिफिक चीज आती है, क्षत्रिय। ये हमें क्षत्रियों का नेक्रोपोलिस मिला है। और नेक्रोपोलिस मैं समझा देता हूं, नेक्रोपोलिस इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल या फिर इसको बोलो कि रिचुअलिस्टिक बेरियल साइट जो मेनली वॉरियर्स के लिए या इंपॉर्टेंट पीपल के लिए यूज होती है, उसको नेक्रोपोलिस बोलते हैं। और 5% एक्सकवेटेड है, 3 ग्रेव्स यहां से निकल के आई हैं, हमें साथ में बेरियल मिलते हैं। ऋग्वेद के अंदर भी क्षत्रियों को दबाया जाता है, दफनाया जाता है। तो क्षत्रिय और जिनको समाधि मिली है, जो बच्चे हैं या फिर जो बहुत ही अननेचुरल डेथ का शिकार हुए हैं, उनको ऋग्वेद कॉर्पस में हम बैरी करते हैं। आग जो दी जाती है मृत शरीर को, वो ट्रेडिशन कहाँ से शुरू होता है? इसकी हमें कुछ कुछ रेमिनेंट्स मिलते हैं और उसके बाद में हमारे पास में प्रूफ भी आता है। अगर हम ऋग्वेदिक कॉर्पस की बात करें, ऋग्वेदिक मंडल 2 to 7, वहां पे दोनों ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं, बैरियल भी और क्रिमेशन भी। लेकिन वहां पे दफनाना ज्यादा बार मेंशन है कंपेयर टू आग से अग्निदहन करना। जब हम मंडल 10th में आते हैं ऋग्वेद के ही, वहां पे थोड़ा सा हमें ज्यादा वर्णन मिलता है ऑफ क्रिमेशन, अग्निदहन। हाँ, बट वहां पे भी अभी भी रिचुअलिस्टिक वर्णन नहीं है। रिचुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन आता है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया पूरा कॉर्पस, अथर्ववेद बुक 8 to 12, जिसको माना जाता है कि वो कम से कम नहीं तो 500 से 1000 साल बाद में लिखा गया था ऋग्वेद के लिए इन द कॉलोनियल टाइमलाइन। मतलब कि वो बहुत ही एक लेटर एडिशन है। हाँ। तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है प्रॉपर रिचुअल जो हम आज फॉलो करते हैं। अथर्ववेद की ही प्रेयर्स हैं जो आज के टाइम में फॉलो होती हैं। जो आज जो प्रेयर्स हैं वो अथर्ववेद से आती हैं। दैट्स राइट। और मैं उस टाइम पे मेरा रिसर्च ही चल रहा था एंड अनफॉर्चुनेटली माय ग्रैंडमदर पास्ड अवे। तो जब उनका हम अग्निदहन करने गए थे, तो वहां पे जब प्रीस्ट अथर्ववेद के श्लोकास बोल रहे थे, मुझे मतलब तो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था, बट आई सडनली थॉट यार ये वैदिक श्लोक नहीं बोल रहे। तो मैंने पंडित जी से पूछा, कहते हैं हाँ अथर्ववेद के।
इट इज स्टिल फॉलोड टुडे, आज भी वही हम श्लोक यूज करते हैं। वहां पे तो अब एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, पूरे वैदिक कॉर्पस में बिफोर ऋग्वेद अथर्ववेदिक बुक 18 हमें कहीं पे भी क्रिमेशन में ये नहीं मिलता है कि आपको बोन्स प्रिजर्व करनी है जो हम करते हैं, उसके बाद में अस्थियां बहाते हैं, और कहीं पे कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। जो हम आज फॉलो करते हैं कि बोन्स को प्रिजर्व करना, उसके हिसाब से कितनी लकड़ियां लगनी चाहिए, कैसे आग देनी चाहिए, क्या क्या डालना चाहिए, क्या क्या आहुतियां देनी है, यह अथर्ववेद में आता है। इससे हमें सिविलाइजेशनल मेमोरी में एक चीज समझ आती है कि जो बैरियल पहले है उसके अंदर बोन्स को प्रिजर्व करना या इन चीजों के ऊपर महत्व नहीं दिया जाता था, विच मीन्स सिस्टमैटिक क्रिमेशन नहीं थी। When it comes to बैरियल में भी सिस्टमैटिक बैरियल्स नहीं थे। सिस्टमैटिक बैरियल्स सिर्फ उनके थे जो एक क्षत्रिय है, जो वॉर में शहीद हुए हैं, और जो समाधि जिन्होंने प्राप्त की है, उनके प्रॉपर बैरियल रिचुअल्स वगैरह मेंशन्ड हैं, बट प्रॉपर क्रिमेशन रिचुअल्स अथर्ववेद बुक 18 से पहले हमें नहीं मिलते हैं। मेंशन है, प्रैक्टिस में था, बट नहीं मिलता है। और एक सबसे कॉमन जो धारणा है हर जगह पे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बैरियल्स बहुत ज्यादा हैं, सो वो क्रिमेट नहीं करते थे। एक काम करते हैं, 3 कंटेम्प्रेरीज की बात होती है, सुमेर, इंडस वैली और इजिप्ट। इजिप्ट में जो पॉपुलेशन थी उसकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए बैरियल के अंदर, क्योंकि हमें इजिप्ट में मम्मिफिकेशन भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, सिस्टमैटिक बैरियल्स मिलते हैं। इजिप्ट के अंदर दफनाने की परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज बैरिड। ये उधर सिविलाइजेशनली 25% लोगों को बरी करा जाता था और बाकी सब शायद कहीं और चले गए या सरवाइव किए, जो भी है। सो मेसोपोटामिया में दिस फिगर इज अराउंड 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। उसके कंपैरेटिव में हमें बैरियल्स मिले हैं। लेकिन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में, जिसको कहते हैं कि ये बैरियल ओरिएंटेड सिविलाइजेशन है, और बहुत सौ को अभी यही लगता होगा कि ये बैरियल ओरिएंटेड सिविलाइजेशन है क्योंकि हड़प्पा में बहुत सारे बैरियल मिले हैं, राखीगढ़ी में बैरियल मिले हैं, मोहनजोदारो में बैरियल मिले हैं। परसेंटेज क्या है? 0.25%। यानी कि बहुत ही कम सिलेक्टेड लोगों को बरी करा जाता था, बाकी सबको अग्निदेन दिया जाता था। अननेचुरल डेथ, क्षत्रिय एंड ऋषिज जिनको समाधि प्राप्त हुई है, इनको बैरी किया जाता था। राखीगढ़ी में जो हमें स्केलेटन मिला है, व्हाट इज द एज ऑफ द स्केलेटन? इट्स बिटवीन 16 to 19। अननेचुरल डेथ, बैरियल एग्जिस्ट्स। हमें क्या कोई पूरा अपनी एज उस टाइम पे कोई 60-70 साल या फिर मैं कह रहा हूं 50 साल से ऊपर की एज का स्केलेटन मिला है? द आंसर इज नो। सो व्हाट डज दैट मीन? पीपल डू आस्क, बिकॉज आई नो दैट सबके दिमाग में आएगा, तो क्या हमें क्रिमेशन ग्राउंड्स मिलते हैं? जब क्रिमेशन का इंट्रोडक्शन ही रिचुअलिस्टिक सेंस में अथर्ववेद बुक 18 में हो रहा है, तो हमें वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे मिलेगा? इसका अगर हिस्ट्री ऑफ डेथ के बारे में मैं कुछ पढ़ता था एक बार, तो उसके हिसाब से हमारी ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर थोड़ा टाइम में पीछे चले जाओ तो एक प्रथा ये भी थी जहाँ पर ना आग दी जाती थी, ना दफनाया जाता था, रिवर में बहाने की प्रथा थी। और रिवर में बहाने की प्रथा और क्रिमेशन को जोड़ करके जो आज का ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं इमर्ज होता है, जहाँ पर अग्निदहन भी दिया जाता है और उसके बाद अस्थियां जो हैं नदी में भी बहाई जाती हैं। सो अस्थियों को नदी में बहाना, देयर इट इज मोर अथर्ववेदिक, और उसका कॉन्सेप्ट मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि आपको हमारे अंदर रीबर्थ का, हमारे यहाँ पे रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, तो हड्डियों को नदी में इसलिए डालते थे क्योंकि गंगा माँ है। हमने रिवर्स को पूजा है, और ये कोई हमारी नई इन्वेंशन नहीं थी। ऋग्वेदा में भी नेचर को पूजा जाता था, रिवर्स को पूजा जाता था, और सरस्वती माँ जो बनी है, सरस्वती जो हमारे लिए देवी बनी है, वो उनके डिमिनिश होने के बाद में बनी है। सो हमारी रिवर्स की हमारे लिए इंपॉर्टेंस थी। तो जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में ईस्टर्न फ्रंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद में गंगा बिकेम द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वहां पे हमें बहुत कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर और एक डार्क ब्लैक पॉटरी और जेड ब्लैक पॉटरी बिहार के आसपास मिलती है, ये सारे गंगा के आसपास मिलते हैं, तो इसलिए गंगा इंपॉर्टेंट हो गई। तो रीबर्थ के लिए हम गंगा को
एक मृत शरीर की बची हड्डियां देते थे ताकि वो वहां से गंगा जी उनको शिव जी के पास लेके जाएं, उसके बाद में जो भी लोगों के थ्रू होते हुए, यम के थ्रू होते हुए दोबारा वो किसी योनि में आ पाए। सो दैट वाज द रीजन according to Atharvaved why we use river as a means to enter the cycle again of rebirth. Yes. ये जो रीबर्थ का पूरा साइकिल है ये ऋग्वेद में एक्सप्लेन्ड है? एक्सप्लेन्ड नहीं है, मेंशन्ड है। मेंशन्ड है, यानी कि ऋग्वेदिक टाइम में भी हम रीबर्थ और रीइंकार्नेशन मानते थे। यस तो ऋग्वेद में ना हमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शंस मिलती हैं। कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस ये हैं कि जब किसी को दफनाया जा रहा है उनको वो रीबर्थ के लिए नहीं एम कर रहे हैं, क्योंकि देयर आर श्लोकास विच सेज यू रेस्ट विद द एंसेस्टर्स, कि आप यहाँ पे दफन हो और आप धरती आपको अपने पूर्वजों या पितरों के पास में ले जाए। तो मतलब वहां पे वो दे आर एंडिंग द साइकिल। लेकिन रीबर्थ का कॉन्सेप्ट भी है कि जो चीज यहाँ पे आई है वो खत्म होगी और फिर वो दोबारा आएगी। ये कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है यज्ञ में। तो दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। उनकी क्या फिलॉसफी थी, मे बी अगर कोई किसी को एनलाइटनमेंट मिल गई है और जो मुक्त हो गया है इनके अकॉर्डिंग उसको दफना देते थे। और ये ऋग्वेद में बहुत बड़ा धर्म था कि एक क्षत्रिय लड़ाई के समय अगर शहीद हो जाए, कि अगर वो लड़ते हुए क्षत्रिय मर गया है तो उसका भी कार्मिक साइकिल खत्म, तो भी दफनाया जा रहा है। ये महाभारत काल में भी बोला गया कि जो भी लोग मरे थे वो कृष्ण भगवान की वजह से उन सबको। यस, सो बेसिकली क्षत्रिय का धर्म क्यों है लड़ाई? क्योंकि अगर आप ऋग्वेदिक कॉर्पस देखो, जो वहां पे सोसाइटी थी, इट वाज इन अ सर्वाइवल मोड। पीपल हैड टू डिफेंड देयर क्लैंस। कोई क्षत्रिय क्यों बनना चाहेगा? कुछ तो उसके लिए पे ऑफ होना चाहिए। वो पे ऑफ यही है कि ये तुम्हारा धर्म है। और ये धर्म आज के टाइम में इतना बड़ा हो चुका है। आप देखो जितनी भी क्षत्रिय क्लैंस हैं, इंक्लूडिंग राजपूत्स, ऑल्दो सिख आज के टाइम में हम उनको अलग रिलीजन बोलते हैं, बट दी starting of Sikhi, that is a very interesting topic as well, also happened for protection, और वहां पे भी क्षत्रिय होते थे। आज की हमारी आर्मी में भी, आपके भी आर्मी के ऊपर काफी एपिसोड्स आ रहे हैं, क्षत्रिय क्लैंस आपको क्यों इतनी ज्यादा अग्रेसिव लगती हैं, क्यों अग्रेसिव दिखती हैं, क्यों सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है? बिकॉज ये साइकोलॉजी हमारी एक, आप ये लगा लो, एंशिएंट मेमोरी है।